So hi there everyone, this is Ishant Kumar Arora. Welcome to Phi Experience Solution where your health is our variety. तो जैसा कि आपने आज टाइटल रीड कर लिया है, हम डिस्कस करेंगे बुटेनियर्स और स्वान नेक डिफॉर्मिटी के बारे में। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक निमोनिक बताऊंगा कि आप कैसे इन दोनों डिफॉर्मिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कैसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये दोनों डिफॉर्मिटीज हमारे फिंगर में जो एक्सटेंसर मैकेनिज्म होता है उसके मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से क्रिएट होती हैं। और जो मोस्ट कॉमन एक कंडीशन है जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब सबसे पहले इन दो डिफॉर्मिटीज को समझने से पहले हमारे पास एक जनरल एनाटमी हमें पता होनी चाहिए उस कॉम्प्लेक्स की एक्सटेंसर हुड जिसको हम कहते हैं, ताकि हम इसको इजीली समझ सकें कि मस्कुलर इम्बैलेंस पर्टिकुलरली किस लेवल पे क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी क्रिएट होती है। अब सबसे पहले हम इन दोनों को समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि मस्कुलर इम्बैलेंस से क्या मतलब होता है। सपोज ये मेरी बाइसेप ब्रेकियाई मसल है जिसकी सप्लाई होती है मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, इसको सप्लाई करती है और इसका एक्शन होता है, प्राइम एक्शन जो हमारे बाइसेप ब्रेकियाई का होता है वो होता है सुपाइनेशन एंड फ्लेक्शन। सपोज किसी भी इंजरी की वजह से अगर मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व अपना फंक्शन करना बंद कर देती है तो ये जो मसल है इसकी नॉर्मल टोन जो मेंटेन होती है, नॉर्मल टोन मतलब जो नॉर्मल कंटूर मेंटेन है मसल का, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। साथ ही साथ जो उस मसल का फंक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, जो अपोजिट मस्कुलेचर होते हैं, जो एंटेगनिस्ट मसल्स होती हैं, वो ओवरराइड कर जाती है इसके फंक्शन को। तो अगर ये मसल वर्क नहीं कर रही है जिसका काम सुपाइनेशन और फ्लेक्शन है, तो क्या होगा, इसका अपोजिट मस्कुलेचर जो है वो डोमिनेट कर जाएगा। मेरा जो हैंड है वो एक रह जाएगा किसमें, सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट एंड इंफीरियर रेडियोल्नर जॉइंट पे रह जाएगा प्रोनेशन में, और एक्सटेंशन में रह जाएगा क्योंकि जो अपोजिट मस्कुलेचर है वो डोमिनेट कर जाएगी। सो देयर विल बी ए इम्बैलेंस बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। तो ये होता है मसल इम्बैलेंस। अब जो हम बात करते हैं स्वान नेक और बटनर डिफॉर्मिटी के बारे में, तो जो अभी मैंने आपको बताया एक्सटेंसर हुड क्या चीज होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सटेंसर हुड जो होता है एक पर्टिकुलर, इसको एक्सटेंसर मैकेनिज्म भी कहा जाता है। एक्सटेंसर मैकेनिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फॉर्म होता है हमारे एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल से। एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल्स वो होती है जो हेल्प करती है फिंगर के एक्सटेंशन में। साथ ही साथ हमने, जैसे कि हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रिंसिक प्लस और इंट्रिंसिक माइनस वाली वीडियो में, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो एक्स्ट्रा मसल होती है इंट्रिंसिक मसल्स बेसिकली, दैट इज इंट्रोशियाई, दैट इज पाल्मर एंड डोर्सल इंट्रोशियाई, और साथ में ल्यूम्ब्राइकल्स, जिनका एक्शन क्या होता है, इंटरफेरिंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन का उनका फंक्शन है। इसलिए एक्सटेंसर हुड जो बनता है, एक्सटेंसर हुड मतलब जो कवरिंग होती है, आपको जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी जो कवरिंग बनी है, पूरी रूफ जो एक तरह से क्रिएट हुई है, ये इसका पार्ट एक्सटेंसर जो टेंडन है वो भी होते हैं, और साथ ही साथ जो इंट्रोशियाई हैं और ल्यूम्ब्राइकल हैं ये भी इसका पार्ट फॉर्म करती हैं। ये सब एक साथ मिलकर फंक्शन करती है और एक्सटेंशन कराने में हेल्प करती है हमारे प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जिसको हम पीआईपी और डीआईपी भी कहते हैं। तो साथ ही साथ जब ये यहां से आ रहा होता है आपका एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन और एक्सटेंसर इंडेसिस, जो कि आपके फर्स्ट और जो लास्ट फिंगर है दैट इज स्मॉल फिंगर, इसमें सप्लाई करता है एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, तो वो दोनों कंबाइन होते हैं इस एक्सटेंसर हुड में। एक्सटेंसर हुड एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि इन सब स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। और जो मेजर कंपोनेंट है, यहाँ से एक्सटेंसर डिजिटोरम टेंडन जाएगा, साथ में उसके इंट्रोशिया, ल्यूम्ब्राइकल्स और ओब्लिक रेटिकुलर लिगामेंट, वो यहाँ पे कवर करेंगे मीडियल और लेटरल साइड, और पूरा इसको कवर करते हुए एक उसके दो एक्सटेंशन निकलते हैं। एक्सटेंशन मतलब उसके दो स्लिप्स निकलती हैं। उसका क्या मतलब होता है, एक निकलती है सेंट्रल स्लिप जो कि अटैच होती है आपके मिडिल फेलिंग्स पे, जस्ट डिस्टल टू योर पीआईपी जॉइंट एट द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, और एक उसके निकलते हैं दो लेटरल स्लिप। लेटरल स्लिप जो निकलती हैं वो इसी का एक्सटेंशन होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक तो सेंट्रल स्लिप है वो आके जुड़ी मिडिल फेलिंग्स पे, एक जो लेटरल स्लिप आप देख पा रहे होंगे, अब ये जो आके जुड़ती है किस चीज पे, आपके डिस्टल फेलिंग्स पे। एक सेंट्रल स्लिप मीडियल फेलिंग्स पे जुड़ी और दो सेंट्रल स्लिप एक्सटेंशन जुड़ के आके लगती है आपके डीआईपी जॉइंट पे। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मिडिल सेंट्रल या मिडिल यहाँ पे जुड़ी और लेटरल दो स्लिप निकल के यहाँ पे जुड़ी, ये मेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और इससे ही इन मसल के इम्बैलेंस की वजह से ही जो डॉ डिफॉर्मिटी है वो क्रिएट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये मसल जो है डिफॉर्मिटी क्रिएट कर देती हैं, कैसे इन मसल में इंजरी या कोई इफेक्ट आता है तो कैसे वो बेसिकली ये डिफॉर्मिटी रेस्पॉन्ड करती हैं उस इम्बैलेंस की वजह से।
तो हमें पता चल गया कि हमारे पास सेंट्रल टेंडन है और लेटरल स्लिप है। सेंट्रल टेंडन हमारा जो है वो मिडल फेलिंग्स पे अटैच है और लेटरल स्लिप जो दो जा रही है हमारे डिस्टल फेलिंग्स पे अटैच है। ये हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। साथ ही साथ जब आप जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन के आता है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इन डिफॉर्मिटीज को समझने के लिए आपको बस इन दो स्ट्रक्चर का बेसिकली पता होना चाहिए। अब जैसे कि हमें समझ आ रहा है कि जो मिडिल फेलिंग्स पे अटैच होता है हमारा सेंट्रल स्लिप अटैच होती है, और जो सेंट्रल स्लिप है ये एक्सटेंशन कॉज कर सकती है पीआईपी जॉइंट पे, और जो आपका लेटरल दो स्लिप है वो एक्सटेंशन कॉज कर सकती है डीआईपी जॉइंट पे, दैट इज डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। अब सपोज किसी पर्सन को मिडिल स्लिप है या फिर सेंट्रल स्लिप है जो कि यहाँ पे अटैच्ड है इस जगह पे, उसमें कोई इंजरी हो जाए, अब क्या हुआ, उसका काम क्या था यहाँ पे एक्सटेंशन कॉज करना, कहाँ पे, पीआईपी जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। अब जब वो यहाँ पे अगर उसमें कोई इंजरी हो गई है, वो वीक हो गया एक तरह से क्योंकि इंजरी की वजह से, अब वो अपना एक्शन नहीं कर पा रहा है। जैसे यहाँ पे बाइसेप अपना एक्शन नहीं कर पा रही थी बाइसेप, तो उसकी वजह से क्या होता, मेरा हाथ चला गया था एक्सटेंशन में। अब यहाँ पे अगर जो सेंट्रल टेंडन है या फिर जो सेंट्रल या मीडियल स्लिप है अगर वो काम नहीं कर पाएगी, सेंट्रल स्लिप जो कि पीआईपी का एक्सटेंशन करती है, अगर वो काम नहीं करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, मसल इम्बैलेंस। मसल इम्बैलेंस मतलब जो अपोजिट मस्कुलेचर है वो करेंगी डोमिनेट, वो डोमिनेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा है, एक्सटेंशन में हेल्प करती है, उसकी जगह क्या होगा, फ्लेक्शन क्रिएट हो जाएगा, पीआईपी का फ्लेक्शन, जब सेंट्रल स्लिप में क्या होगा, इंजरी होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो लेटरल स्लिप यहाँ पे दोनों साइड अटैच हैं वो तो नहीं टूटी है ना, उनमें कोई इंजरी हुई है, अब वो इसको क्या करेंगे, इसको पुल कर लेंगी और इसको ले जाएंगे हाइपर एक्सटेंशन में, ये क्रिएट हो जाएंगी आपकी बुटेनियर डिफॉर्मिटी। पहली चीज, क्योंकि मसल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, सेंट्रल स्लिप टूटी, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका यहाँ पे इम्बैलेंस होने की वजह से फ्लेक्सर ग्रुप डोमिनेट कर गए। साथ ही साथ जो लेटरल स्लिप थी वो उनकी जो लाइन ऑफ एक्सिस थी वो इससे नीचे आ गई। लाइन ऑफ एक्सिस मतलब जो एक्सिस जॉइंट, एक्सिस है इस पर्टिकुलर जॉइंट का, दैट इज प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जो कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन कॉज करता है, जो सैजिटल एक्सिस से जब वो लेटरल स्लिप नीचे आई तो उन्होंने भी इस पे फ्लेक्शन टॉर्क क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी। तो इस वजह से जो मस्कुलर इंबैलेंस क्रिएट हुआ है, जो नॉर्मल एक्शन था एक्सटेंशन का वो खराब हो गया, उसकी जगह क्या होगा, अपोजिट जो एक्शन है वो क्रिएट होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे देखा था हमने, तो इस पे फ्लेक्शन हो गया। और जो अपोजिट जॉइंट होगा उसका, इस पे तो फ्लेक्शन हुआ, जो अपोजिट जॉइंट होगा उस पे उसका उल्टा एक्शन हो जाएगा, कैसे, हाइपर एक्सटेंशन में चला जाएगा वो, ऐसे जैसे कि आप ये डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि ये डिफॉर्मिटी क्रिएट होती है ऐसे, क्योंकि सेंट्रल स्लिप टूट चुकी है। सेंट्रल स्लिप टूटी, जो पर्टिकुलर स्लिप टूटेगी सेंट्रल या लेटरल, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो जॉइंट है वो चला जाएगा फ्लेक्शन में, और उसका अपोजिट जॉइंट चला जाएगा अपनी जो पर्टिकुलर डिफॉर्मिटी है वो उसके अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं। अगर ये फ्लेक्शन में जाएगा तो एक्सटेंशन में, ये एक्सटेंशन में जाएगा तो ये फ्लेक्शन में। तो ये कहने का मेरा सिंपल मीनिंग है। तो अब ये तो हमारा बुटेनियर डिफॉर्मिटी। अब इसको याद कैसे करें कि बुटेनियर डिफॉर्मिटी ये होती है, क्योंकि दोनों की जो शेप होती है बुटेनियर और स्वान नेक मोर और लेस सिमिलर होती है। तो आपको याद करने के लिए जब आप याद करेंगे बुटेनियर डिफॉर्मिटी तो आपको एक टर्म याद करना है। जैसे कि आपने अल्फाबेट रीड किए होंगे ए बी एंड सी, तो ए को आप हटा दीजिए, आपके पास बचा बी एंड सी, तो बुटेनियर एंड सी, बी फॉर बुटेनियर एंड सी फॉर सेंट्रल स्लिप। तो बुटेनियर में आपकी सेंट्रल स्लिप ब्रेक होगी तो ये डिफॉर्मिटी क्रिएट होगी, फ्लेक्शन एट द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन एट द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। तो अब बात करते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी के बारे में। अब स्वान नेक डिफॉर्मिटी हमें पता है कि सेंट्रल स्लिप टूटेगी तो बुटेनियर हो रही है, तो उसके अलावा कौन सी स्लिप बची, जो ये दो जा रही हैं, दो स्लिप मिलकर एक बना रही है लेटरल, ठीक है, जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पर अटैच हो रही है, तो यही बची है। अब ये टूटेगा तो फिर क्या होगा, अब जैसे कि हमें पता है कि पर्टिकुलर जो भी स्लिप टूटती है वो मसल इंबैलेंस क्रिएट हुआ, मसल इंबैलेंस क्रिएट हुआ मतलब अब लेटरल स्लिप टूटी, इसकी वजह से क्या होगा, इसका काम यहाँ पे क्या आता, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन नहीं करा पाएंगी तो मतलब ये चला गया फ्लेक्शन में। जब ये फ्लेक्शन में जाएगी तो दूसरी जॉइंट होता है, मैंने पहले क्या बताया था, वो अपने अपोजिट एक्शन में जाएगा। ये फ्लेक्शन में जा रही है तो कहाँ जाएगा, एक्सटेंशन में, तो इस पे क्रिएट हो जाएगा हाइपर एक्सटेंशन और इस पे फ्लेक्शन, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाएगी। तो आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे आप इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, और इसका डिफरेंट दोनों में जो मैकेनिज्म है वो उसमें क्या डिफरेंस है। सिंपल आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि लेटरल स्लिप टूटेगी तो जो पर्टिकुलर जिस जॉइंट पे स्लिप टूट रही है या फिर टेंडन ब्रेक हो रहा है, वहां पे जो मसल इंबैलेंस क्रिएट हुई है उसका जो अपोजिट एक्शन है या फिर अपोजिट जो मस्कुलेचर है वो डोमिनेट कर जाएगा और वो एक्शन क्रिएट होगा। लेटरल स्लिप टूटी मतलब उसका काम एक्सटेंशन था यहाँ पे, तो फ्लेक्शन हो गया, और उसकी वजह से जो मसल इंबैलेंस यहाँ पे भी क्रिएट हुआ उसने यहाँ पे कॉज कर दिया हाइपर एक्सटेंशन और यहाँ पे फ्लेक्शन।
जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो क्रिएट होगी स्वान नेक। इसकी जो स्वान नेक जो होती है, स्वान की जो नेक होती है उसकी शक्ल ऐसी ही होती है, इसलिए इसका नाम स्वान नेक रखा गया है। साथ ही साथ जब भी आपको डिफरेंट आपको समझ आ चुका है कि कैसे आप दोनों को क्लासिफाई कर सकते हैं, और आपको जो निमोनिक याद रखना है बी एंड सी, दैट इज ब्यूटेनियर और सेंट्रल टेंडन। जब सेंट्रल टेंडन टूटेगा तो ये जाएगा फ्लेक्शन में, क्योंकि मसल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, उसका काम था एक्सटेंशन और उसका अपोजिट क्या है, फ्लेक्शन। और जिसका कोरस्पॉन्डिंग जॉइंट है दैट इज योर डीआईपी, वो चला जाएगा हाइपर एक्सटेंशन में। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो जाती है जिसको कहते हैं मैलेट फिंगर। जब भी आपको ये लेटरल स्लिप है, अगर वही उसमें इंडिविजुअल इंजरी हुई है, अभी बिगिनिंग इंजरी है कि आपका कोई एकदम से हाथ लगा, उसकी वजह से जो डिस्टल इंटरफेरेंस जॉइंट है वो एकदम से फ्लेक्शन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लेटरल जो स्लिप थी वो टूट गई। इसका जहां पे डिस्टल जो इंटरफेरेंस जॉइंट पे जो डिस्टल फेलिंग्स है उस पर अटैचमेंट होता है, उसका जब टूटने के बाद फिंगर फ्लेक्शन में चली जाएगी, ऐसे जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी डायग्राम में जैसे दिख रहा है कि जो डिस्टल फेलिंग्स डिस्टल इंटरफेरेंस जॉइंट है वो फ्लेक्शन में चला गया है, क्योंकि उसका एक्सटेंशन वाला कंपोनेंट टूट गया है। लेकिन अभी ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्रिएट नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज है। अगर इसका ट्रीटमेंट टाइमली ना दिया जाए तो जो मसल इंबैलेंस क्रिएट होगा लेटरल टेंडन टूटने की वजह से, वो धीरे धीरे अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा किसको, आपके प्रोक्सिमल इंटरफेरेंस जॉइंट को, और ये धीरे धीरे बढ़ता चल जाएगा किसकी तरफ, लेटरल फेलिंग्स। डिस्टल फेलिंग्स पे फ्लेक्शन कब होता है, जब स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है। तो धीरे धीरे ये मैलेट फिंगर कन्वर्ट हो जाएगी स्वान नेक डिफॉर्मिटी में। तो आई होप आप इस दोनों कॉन्सेप्ट को इजीली समझ चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या फिर आप किसी और टॉपिक पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।